हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे फ्रेंड्स। आज हम लोग जो द हिंदू का एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस, जैसा कि आपको पता है, डेली करते हैं। तो आज आपके सामने ये जो इर्दोगन विक्ट्री वाला आर्टिकल दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी क्या हुआ कि जो टर्की उसमें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, और जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे एर्दोगन, उनको बहुत मात्रा में जीत मिली, और ये तीसरे दशक की उनकी जीत है, एक नई शुरुआत है। उसके विषय में उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के टर्की के अंदर क्या हुआ, उसका वर्ल्ड इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है उन्हीं के ऊपर आर्टिकल है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है इसका कोई यूज नहीं है। कर्नाटका में जो ऊपर आपके दिख रहा है, या कर्नाटका के लिए स्पेशली लिखा गया है। तो इस आर्टिकल का कोई भी जो है यूज नहीं है फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक आर्टिकल जो है, ये देखिए, ये वाला जो आर्टिकल है अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उसका नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया, उसके विषय में है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा नज़र डालेंगे। और एक आर्टिकल यहाँ पर है फास्टर स्ट्रांगर करके। ये वाला जो आर्टिकल है, ये पूरा का पूरा नए जो युग के कंप्यूटर आ रहे हैं उसके ऊपर लिखा गया है। तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है, फिर अगले पृष्ठ पर है डाटा पॉइंट के विषय में है। तो बहुत सारे जो आर्टिकल हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग आइए कवर करते हैं, देखते हैं पूरा का पूरा आर्टिकल क्या है क्या नहीं है। और आपके सामने, जैसा कि आप लोग उत्साहित रहते हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी में भी अवेलेबल है आपका। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि हम आर्टिकल शुरू करते हैं। टर्की का चुनाव हुआ, तुर्की का। और ये तुर्की का जो चुनाव हुआ है, ये 29 मई 2023 का दिन था। तुर्की अपनी 517वीं वर्षगांठ मना रहा था। और ये जो 517वीं वर्षगांठ है, ये 1453 ईस्वी में वहाँ पर ऑटोमन सुल्तान थे। ऑटोमन सुल्तान मेहमद द्वितीय के द्वारा जो है इसको कब्जा किया गया था। और यही नहीं, जो इस दिन जो है जो तैयब इरोदगन हैं, उनके जीत का संकेत भी आया। यानी कि कुल मिलाकर के जो 29 मई का दिन है वो तुर्की के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन 1453 ईस्वी में ऑटोमन सुल्तान मेहमद के द्वारा तुर्की के ऊपर कब्जा किया गया था। और अब 570 साल बीत गए। उसी ये जो ऑटोमन सुल्तान हैं, तैयब इरोदगन के रूप में फिर से आए हैं 29 मई 2023 के दिन। इनका जो विक्ट्री है, जीत है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, वो उसकी पुष्टि की जा चुकी थी। तो एक नज़र हम डालते हैं तुर्की के राष्ट्रपति के चुनाव पर। टोटल जो चुनाव हुए हैं तुर्की में, वो कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जो तुर्की का जो चुनाव हुआ है उसमें जो राष्ट्रपति है वो टोटल उसमें 600 सीट हैं। यानी कि जैसे हमारी लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो तुर्की है उसकी जो पार्लियामेंट है उसमें टोटल 600 सीट्स हैं। और 600 सीट में से इरोदगन और उनके विपक्षी जो केमेल किलिचदारोग्लू खड़े थे। इरोदगन को टोटल जो तुर्की में मतदाता हैं 64 मिलियन वोटर्स हैं, और 64 मिलियन वोटर्स में से 88% वोट पड़े थे। इरोदगन को 49.5% यानी कि 49.5% वोट मिला। यानी कि कुल मिलाकर के 27.1 मिलियन वोट इरोदगन को मिला। 323 सीट उनको मिला। और सबसे ज़्यादा जो उनको वोट पड़े सेंट्रल एनातोलिया में 72% वो वोट पाए। अब इनके जो विरोधी हैं केमल किलिचदारोग्लू, ये भी कम नहीं है, 44.8% वोट इनको पड़ा। 24.6 मिलियन वोट ये पाए। संसद में ये 213 सीट पाए। और इनका जो एरिया था, ये कुर्द तटीय क्षेत्र में इनको जो है वोट पड़ा। कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा कैसे तुर्की का जो वोट पड़ा है वो है। इनके विषय में थोड़ा रोचक बात ये थी कि इनको, क्योंकि तुर्की के जो वर्तमान राष्ट्रपति तैयब इरोदगन हैं,
उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और प्लस टर्की में भूकंप आ गया था, तो इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के उनके यहाँ घरेलू स्तर पर बहुत आलोचना हुई थी और ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये जो कार्यकाल एर्दोगन का चल रहा है ये वर्तमान समय में सबसे लास्ट कार्यकाल है। ये चुनाव हार जाएंगे और केमल किलिचदारोग्लू ये चुनाव को जीत जाएंगे और एक अप्रत्याशित परिणाम तुर्की के लिए निकल कर के आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हालांकि इन्होंने टक्कर दिया, लेकिन फिर भी तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो पुनः अपनी सीट की दावेदारी को लेकर के हाजिर हो गए और 323 सीट पे बेहतरीन ढंग से उन्होंने कब्जा किया। अब आगे जो है बात निकल कर के आती है कि कैसे ये जो है जीते, यानी कि इनका सबसे जो सर्वाधिक वोट है वो कहाँ पर पड़ा, सर्वाधिक वोट ये कहाँ पाए। तो ये जो सर्वाधिक वोट की बात आती है निकल कर के, सबसे बड़ी चीज़ की जो तुर्की के एर्दोगन हैं उन लोगों ने अपना जो बात कर रहे थे, अभी हमने बताया कि कैसे वो जीत करके आए कैसे नहीं। तो एर्दोगन को सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल अनातोलिया में कुल मिलाकर के 72% वोट पड़े। अब इसके बाद सेंट्रल अनातोलिया के बाद जो है जो सुन्नी पहचान है, यानी कि उनके जीत का जो फैक्टर बना वो सुन्नी पहचान के लिए उस क्षेत्र में जहाँ पर वो अपना वोटों का गढ़ है उसको लेकर के आए। सुन्नी पहचान धार्मिक राष्ट्रवादी मूल्यों की पहचान, अपनी जो एजेंडा में लोग प्रचार प्रसार करते हैं, राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया। कुर्द और आधुनिक क्षेत्रों में जो देश की संसदीय प्रणाली है उसमें इनकी वापसी, इकोनॉमिक जो पॉलिसी है मेन स्ट्रीम को लेकर के उनकी वापसी, और पश्चिम के साथ अपने जो टाइज हैं, जो संबंध है उसको सुधारने की बात कही गई। यानी कि जो तैयब एर्दोगन का चुनाव एजेंडा था, जो प्रचार था, जो उन्होंने चुनाव को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही थी वो इनके आधार पर कही थी और इन्हीं के आधार पर उन्होंने एक बार फिर से पूरे देश में अपना जो चुनाव है वो जीत करके निकल करके आए। लेकिन जो एर्दोगन के सामने प्रॉब्लम है, यानी कि वो जो जिस प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है उनको सबसे ज़्यादा उनको इकोनॉमी के लेकर के सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमी के सेक्टर्स में उनका जो घरेलू मैनेजमेंट है वो फ्लॉप रहा है। मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है तुर्की में वो 44% के स्तर पर जा चुकी है। मूल्यह्रास जो है वो 80% हो चुका है। मुद्रा भंडार ये निगेटिव में चला गया है, कुल मिलाकर के $151 टोटल है। अब इसके बाद जो, लेकिन इनकी जो इकोनॉमी में फेसेस हैं वो तो ठीक है, इनको बाहरी सपोर्ट बहुत मिला। बाहरी सपोर्ट का मतलब कि इनको जो सपोर्ट किए इनके फ्रेंड लोग, विदेशी समर्थन इनको प्राप्त हुआ। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, अरब, इन दोनों ने मिल करके 5-5 बिलियन डॉलर टर्की के सेंट्रल बैंक में दिया। और रसिया जो है अक्यू परमाणु संयंत्र के लिए $10 बिलियन का योगदान दिया। अब इसके बाद इनके और भी जो इकोनॉमिक हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे जो 2000 तुर्की की रसिया के द्वारा क्या काम किया गया, जो 2024 का तुर्की का बिल था, यानी कि गैस का बिल जो होता है वो रसिया के द्वारा उसको तुर्की को स्थगित करने के लिए अप्रूव कर दिया गया, सहमत हो गए रसिया। और वो जो तुर्की का गैस बिल है टोटल $600 मिलियन है। यानी कि आप कह सकते हो कि तुर्की की इकोनॉमी भले डोमेस्टिक स्तर पर पूरी की तरह से फेल हो गई, लेकिन उसको एक तरीके से विदेशी सपोर्ट बहुत अच्छा खासा मिला, रसिया से मिला और संयुक्त अरब से मिला, संयुक्त अरब अमीरात से मिला। तो ये सब जो है विदेशी सहायता दे करके तुर्की को किसी न किसी तरीके से इम्प्रूव किए। अब यहाँ पर तुर्की की फ़ॉरेन पॉलिसी की बात आती है। तुर्की की फ़ॉरेन पॉलिसी की बात जो है वो ये है कि रसिया जिस हिसाब से तुर्की की मदद किया और तुर्की और रसिया में जिस हिसाब से संबंध हैं उसको देख करके ऐसा नहीं लगता कि तुर्की और रसिया में कोई संबंध डाउन होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है।
क्योंकि जो फॉरेन कंट्री है वो यही लगा करके बैठी है उम्मीद कि जो तुर्की और रसिया हैं वो कभी न कभी जो इनके संबंध हैं वो डिक्लाइन होंगे। और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुर्की जो है 1952 में नाटो का मेंबर बन चुका था, और नाटो में जो मेंबर हैं उनके लिए यही उम्मीद की जाती है कि वो आपस में एलाई हैं, आपस में संगठित हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन तुर्की के साथ ऐसा नहीं है। तुर्की 1952 से भले ही नाटो का मेंबर रहा है, लेकिन उसकी जो संधि है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो एक स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी की तरफ वर्क करता है। वो नाटो का मेंबर भले है, लेकिन नाटो के अलावा वो रसिया के साथ उसकी टाइज बहुत है, और इसी को लेकर के जो नाटो मेंबर हैं वो बहुत खींच में रहते हैं तुर्की को लेकर के। तो अब यहाँ पर जो तुर्की ने, जो तैयब एर्दोगन ने अपनी रणनीतिक साझेदारी का जो विस्तार किया है, वो विस्तार जैसे भूमध्य सागर को लेकर के, उत्तरी अफ्रीका को लेकर के, पश्चिमी एशिया को लेकर के, काकेशस, मध्य एशिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, लाल सागर, ये सब अपने जो तुर्की के हित हैं, जो तुर्की के रणनीतिक क्षितिज हैं, विस्तार वहाँ तक तैयब एर्दोगन ने किया है। और ये जो उभरती हुई रणनीतिक एक बहुध्रुवी व्यवस्था जो उभर रही है, उसमें तैयब एर्दोगन के द्वारा अपनी जगह बनाने में एक बहुत ही एक्साइटमेंट है, इच्छुक है तुर्की। तुर्की जो एक ऐसा, यहाँ पर वही जो मैंने बात कही कि एक ऐसा नाटो का मेंबर है जिसका रसिया और यूक्रेन दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध है। और दोनों के साथ ये जो घनिष्ठ संबंध है, यूक्रेन के साथ भी, रसिया के साथ, इसको तुर्की कैसे लेकर के आगे चलता है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन दोनों ध्रुव विरोधी हैं। आपस में कैसा रिलेशन है वो आपको पता है। फिर रसिया के साथ कौन है और यूक्रेन के साथ कौन है, अब इसके बीच जो तुर्की है उसको लेकर के चलना है कि कैसे उसको मैनेज करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब चाइना के साथ अगर तुर्की की जो फॉरेन पॉलिसी देखें तो चाइना के साथ भी इनका जो रिलेशंस है वो बहुत इम्प्रूव होगा। क्योंकि जो चाइना की मेजर प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें तुर्की के द्वारा खुद को जगह दी गई है, तुर्की ने जगह पाई है। तो चाइना के साथ इनका जो रिलेशंस है वो जाहिर सी बात है बहुत ही बेहतरीन ढंग का होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर वेस्ट एशिया की बात आती है। वेस्ट एशिया में जो इनका सऊदी अरब है, वेस्ट एशिया में जो सऊदी अरब हैं यानी कि यूएई, उनके साथ इनका क्लोज रिलेशन है। और क्लोज रिलेशन कैसे है यूएई और सऊदी अरब के साथ, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि दोनों ने इनके जो सेंट्रल बैंक हैं उसमें 5-5 मिलियन डॉलर दिए हैं। और इनका जो क्लोज रिलेशंस है तुर्की के द्वारा कतर के साथ इसने अपने घनिष्ठ संबंध बनाते हुए जो सऊदी अरब है और यूएई है उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। फिर इसके साथ ये जो आगे यहाँ पर अफ्रीकन महाद्वीप में आते हैं, अफ्रीकन महाद्वीप में जो मिस्र है, मिस्र के साथ भी इनका जो संबंध है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि मिस्र के साथ तैयब एर्दोगन जो है उसको अपना संबंध आगे बढ़ाने के ऊपर कार्य करेगा, उसकी बातचीत कर रहा है और आगे लेकर के मिस्र के साथ अपना संबंध बढ़ाएगा। अब इसके साथ जो लीबिया और जो पूर्वी, यहाँ पर देखिए, जो लीबिया और पूर्वी भूमध्य सागर है वहाँ के मतभेदों को दूर करने के लिए यूएई के साथ मिलकर काम करेगा। यानी कि जो लीबिया और पूर्वी भूमध्य सागर में जो मतभेद है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर यूएई के साथ ये जो है मिल करके काम करेंगे आपस में। अब ईरान के साथ जो संबंध है, ईरान के साथ जो संबंध कैसा है, इनके जो तुर्की और ईरान के साथ संबंध है साझा आर्थिक हितों के साथ साथ सीरिया और इराक और साउथ काकेशस में मतभेद प्रकट हैं और यह तुर्की की प्राथमिक चिंता होगी। यानी कि जो तुर्की की अब तक आपने जिन तमाम देशों के साथ देखा है वहाँ तक तो तुर्की का रिलेशन ठीक है, लेकिन तुर्की की जो चिंता है वो उसमें प्रियॉरिटी जो दी जा रही है वो सीरिया, इराक और ईरान के साथ और साउथ काकेशस के साथ इनके जो मतभेद हैं वो उभरे हैं। और इनके साथ कैसे आर्थिक हितों को लेकर के साझा करना है, कैसे रिलेशन लेकर के चलना है,
उसको इनको बैलेंस में करना होगा, इनको जो है उसको बैलेंसिंग में लेकर के चलना होगा। फिर तुर्की के सामने जो चुनौती है वो कौन सी चुनौती है तुर्की के सामने? सबसे बड़ी चीज़ कि तुर्की जो चुनौती दे रहा है वो चुनौती है सीरिया को लेकर के। और सीरिया को लेकर के क्या है, जो एर्दोगन हैं उन्होंने सीधे सीधे अभी बोला था कि जो बशर उल असद के साथ दमिश्क में वो जो इंगेजमेंट है वो इंगेजमेंट करेंगे, यानी कि बशर उल असद के साथ पूरा का पूरा जो इनका इंगेजमेंट होना चाहिए था वो तो एर्दोगन ने बोल दिया। लेकिन जो तुर्की की सीमा है वहाँ पर सीरियाई जो कुर्द हैं उनसे संबंधित जो कॉन्सेंसस हैं, जो चिंता है, उसके साथ साथ इदलिब में अलकायदा से संबंध, हयात तहरीर अल शाम के साथ तुर्की के संबंधों पर सीरिया की नाखुशी, यानी कि से जो तुर्की है उसका जो रिलेशन है हयात तहरीर अल शाम के साथ है। इस संबंध को लेकर के सीरिया नाखुश है। और सीरिया के क्षेत्र से जो तुर्की सैनिक की वापसी है उस वापसी को असद ने कहा है कि आप तुर्की जो सैनिक हैं उनको वापस बुलाइए। इस पर आग्रह किया है इनसे, एर्दोगन से। तो अब ये जो मैटर्स है पूरा का पूरा इस पर देखने की बात होगी कि कहाँ तक तुर्की इस मैटर को एक मजबूत दिशा में आगे लेकर के चल सकता है। अब ये जो पश्चिम की चिढ़ यानी कि तुर्की को लेकर के जो पश्चिमी देश चिढ़ते हैं, अब उसके लिए सुनिश्चित करने का फैसला है कि तुर्की की जो क्षेत्रीय और विश्व मामलों पर रणनीति है उसकी स्वतंत्रता पर वो जोर दे, एक स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी को लेकर के चले। यानी कि ये पूरा का पूरा तुर्की के संबंध में था कि तुर्की का रिलेशन, तुर्की की इकोनॉमी कैसे किसके साथ है, कैसे किसके साथ नहीं है, वो अपना क्या लेकर के चलेगा, क्या लेकर के नहीं चलेगा, इसको लेकर के बात की जाती है। अब जब इसको लेकर के बात की जाती है तो पूरा का पूरा जो अपना है अब वो कहाँ तक अपना लेकर के चलेंगे इसके संबंध में आगे देखा जाएगा कि क्या लेकर के, क्या मैटर लेकर के आते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दूसरा जो आपके सामने यहाँ पर एक आर्टिकल है, भारत में सुपर कंप्यूटर। अभी देखिए मैंने पहले भी द हिंदू के संबंध में बहुत सारी बातें लेकर के कही हैं कि द हिंदू कैसे लेकर के आता है। अभी जो सुपर कंप्यूटर की बात आई, अभी पिछले दिनों यहाँ पर इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने सीधा सीधा एक बात कही, और वो बात क्या थी इंडियन गवर्नमेंट कि इस साल के अंत तक इंडिया विल हैव अ न्यू सुपर कंप्यूटर। जो इंडिया है वह एक नया सुपर कंप्यूटर प्राप्त करेगा, और ये जो नया सुपर कंप्यूटर है यह फ्रांस में निर्मित होगा। फ्रांस की एक कंपनी है, आईटी कंपनी एटोस, उसके द्वारा निर्मित किया जाएगा। और इसके लिए दिसंबर 2018 में संधि हुई थी जिसको 2025 तक प्राप्त करने की संभावना थी, और जो संधि हुई थी वो 4500 रुपये करोड़ की थी फ्रांस के साथ। इसको आपको याद करना है कि कौन से देश के द्वारा भारत में कंप्यूटर को आयात किया गया, किसके साथ संधि हुई थी। और एचपीसी का मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को लेकर के। यह जो सुपर कंप्यूटर आएगा पहली चीज़ की अपग्रेडेड रहेगा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी के साथ यह सिस्टम लेकर के आएगा। अब यहाँ पर एचपीसी जो सिस्टम है पहली चीज़ की वह कहाँ पर रखा जाएगा, आइए उसको देख लेते हैं। जो एचपीसी सिस्टम है वो एचपीसी सिस्टम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में है वहाँ पर, द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग जो नोएडा में है वहाँ पर रखा जाएगा। और अभी जो करंट टाइम में यहाँ पर दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि जो दो कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं वो कंप्यूटर कौन से हैं, मिहिर हैं, प्रत्यूष हैं। ये दोनों करेंटली जो है वर्क कर रहे हैं। अब अभी जो एचपीसी सिस्टम है वह किस लिए आएगा, यानी कि उसका जो वर्क होगा वह किस दिशा में होगा, आइए उस पर हम लोग नज़र डालते हैं। जो एचपीसी का जो सिस्टम है सबसे बड़ी चीज़ कि परिष्कृत मौसम मॉडल को चलाने के लिए, यानी कि आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और मौसम कब करवट ले ले, कब बदल जाए, कोई भी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। और जो मिहिर और प्रत्यूष हैं उससे भी ज़्यादा अपग्रेड सिस्टम इनको आवश्यक है।
लंबी अवधि के मानसून से लेकर के जो 15-15 दिन का पाक्षिक होता है और जो दैनिक मौसम है उसको लेकर के जो है इनकी बात की जा रही है कि उसको लेकर के कैसे ये वर्क करेंगे। उनमें बहुत ही हाईली मात्रा में जो कैपेसिटी है कंप्यूटर की वो चाहिए। सटीक पूर्वानुमान वातावरण यानी कि एकदम एक्यूरेट आप पहले से जमसम से करके रखें, एक पूर्वानुमान लगाएं। महासागरों की स्थिति का अनुकरण, क्योंकि इसको बहुत आवश्यक है महासागरों की स्थिति का अनुकरण। क्यों? क्योंकि महासागरों में अगर गर्म जलवायु है तो वहाँ पर जो चक्रवात उठेंगे वो चक्रवात एक बारिश लेकर के आते हैं, कैसा है कैसा नहीं, तो उस हिसाब से क्योंकि इन सब का जो ब्रॉड इफेक्ट है वो एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ता है और इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो पूरी की पूरी तरीके से बारिश पर डिपेंडेंट है 80% ज़्यादा। तो इनका जो यूज है वो यहाँ तक किया जाएगा। और इसके अलावा जो HPC यानी कि उच्च क्षमता के जो कंप्यूटर होते हैं, हाई परफॉर्मेंस जो कैपेसिटी होती है, कंप्यूटिंग होती है, आज के युग में बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये तो ठीक है मौसम और उनके जलवायु में आपने दिखा दिया कि मौसम के लिए हमको चाहिए, जलवायु के लिए चाहिए, दुनिया भर की बातें आपने बता दिया। अब यहाँ जो आवश्यक है पहली चीज़ कि आज जो आवश्यक है प्रोटीन जीव विज्ञान में बहुत हाईली मॉडल यहाँ पर चाहिए होता है। एरोस्पेस मॉडलिंग एप्लीकेशंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो लिंक्ड एप्लीकेशन होता है उन सब के लिए HPC जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन सब के लिए HPC बेहतरीन ढंग से यूज होता है। अब जो इंडिया की करेंटली मशीन है जो प्रत्यूष और मिहिर है वो शीर्ष 100 में से एक मशीन है पुणे में। उसकी जो स्पीड है केवल 13 पेटाफ्लॉप है और जो पेटाफ्लॉप का यहाँ पर जो फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसको याद रख लीजिएगा, फ्लॉप्स का फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। एक पेटाफ्लॉप 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स के बराबर होता है। जो फ्रांस की मशीनें स्थापित होंगी वो फ्रांस की मशीनें कितने तक होंगी? 18 पेटाफ्लॉप पर वर्क करेंगी। तो ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स। यहाँ पर बात ये निकल कर के आती है कि भारत को इस समय जो टेक्नोलॉजी में जो रिवोल्यूशन हो रहा है, जो सुधार होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? जो भारत की जो क्षमता है उसमें अभी सुधार करने की गुंजाइश है, क्योंकि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कंप्यूटर के सेगमेंट में, कंप्यूटर के सेक्टर्स में, उनमें बहुत बहुत जो है वह वर्क करने के लिए होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2 आर्टिकल यहाँ पर एक साथ में पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट से रिलेटेड है। और जो यहाँ पर बड़ा वाला आर्टिकल है परफॉर्मेंस रिव्यू, आप लोग एडिटोरियल खोले होंगे। परफॉर्मेंस यहाँ पर देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये वाला जो आर्टिकल है परफॉर्मेंस रिव्यू हाउ पार्लियामेंट हैज़ फंक्शन टिल नाउ, यहाँ का जो आर्टिकल है और उसके ऊपर उसके जो न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन को लेकर के उन दोनों आर्टिकल को फ्रेंड्स मैं एक साथ लेकर के चल रहा हूँ। और उसका रीज़न है क्योंकि वो एक दूसरे से मैच करते हैं। अभी क्या हुआ कि जो न्यू पार्लियामेंट है वो न्यू पार्लियामेंट वीर सावरकर जी के जन्मदिन पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। और जो वीर सावरकर का जन्म था इसी समय उसको भी याद कर लीजिए, 28 मई 1883 को भागोर में नासिक में हुआ था। इनकी जो डेथ हुई थी 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुई थी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्या है इस नई पार्लियामेंट को लेकर के? यहाँ पर एक सिंबल दिया गया जो सिंबलिस्ट था डिवाइन राइट यानी कि दैवीय अधिकार को लेकर के, कि यानी कि जो यहाँ पर प्रतिनिधि है जनता का वो जनप्रतिनिधियों की सभा में स्थापित किया गया यानी इस सिंबल को। और वो इस बात के लिए इंडिकेट देता है कि जो यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि बैठेंगे वो जनता के कल्याण के लिए उस दिशा में वर्क करेंगे। और जो आवश्यकता थी, आपको पता है कि भारत में जो जनगणना है वो 2026 की जो परिसीमन आयोग है वो हर एक समय के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और 2026 तक उसने बताया है कि जो न्यू पार्लियामेंट है यानी कि जो जनता के ऊपर सांसदों की संख्या है वो कम है और उस पर बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो वर्तमान संसद है हमारी उसमें 552 सांसद हैं लोकसभा में,
सीट है और राज्यसभा में 245 सीट है। जो न्यू पार्लियामेंट बनी है उसमें 888 सीट लोकसभा में होगी, 384 सीट राज्यसभा में होगी। तो इस तरीके से हमारी जो पार्लियामेंट नई है उसकी जो कैपेसिटी है वो गेन हुई है। अब नई पार्लियामेंट हुई है तो जाहिर सी बात है कि नए संकल्प के साथ आई है, नए विचारों के साथ, पूरी भारतीय जनता के विचारों के साथ उसमें लेकर के संभावना हुई है। लेकिन अब आगे उसके लिए क्या कुछ आएगा, क्या उसमें हो सकता है सुधार, अब उसको ये देखने लायक बात होगी। अब उसके नीचे जो डाटा वाला आंकड़ा है उसको हम देखते हैं। जो 17वीं लोकसभा है, अब यहाँ पर 17वीं लोकसभा को देखिए। 17वीं जो टोटल लोकसभा है उसमें जो कुल बैठक है वो 230 बैठक हुई। 16वीं लोकसभा में जो कुल बैठक हुई थी 231 बैठक। ये जो वर्तमान लोकसभा चल रही है ये इसी वर्ष उसका अंतिम वर्ष है और कुल बैठक लोकसभा में सबसे कम बैठक हुई है, 230 बैठक अभी तक हुई है और अभी 58 बैठकें होना बाकी हैं। और अगर 58 बैठकों को आप जोड़ लो तब भी 331 से कम आएगा। तो जो यहाँ पर चार्ट फर्स्ट शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर जो कुल बैठक जो लोकसभा में सबसे कम हुई है 230 बैठक अभी तक। चार्ट 2 जो इंगित कर रहा है बिल्स को लेकर के जो कमेटी में भेजा जाता है, जो संसद पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है 1993 में गठित की गई थी। संसद के जो बिल पारित होते हैं उसको चेक करने के लिए, उसको जो है उसमें संशोधन करने के लिए। तो वो जो पार्लियामेंट कमेटी के पास बिल भेजा जाता है 20% से कम भेजा गया 17वीं लोकसभा में। पास जो बिल किए गए यानी कि 150 पेश किए गए, 131 जो है वो पारित किए गए। और जो फर्स्ट सेशन है उसमें 38 बिल इंट्रोड्यूस किए गए जिसमें 28 पास किए गए। यानी कि जो बिल पारित करने की जो टेंडेंसी है वो भी बहुत कम है। जो बजट पर जो चर्चा है यानी कि बजट पर कितना चर्चा होना चाहिए कितना नहीं, उसको लेकर के 1952 के बाद से जो है वो सबसे कम है। यानी कि 1952 के बाद से सबसे छोटा, सबसे कम समय का बजट सत्र है। लोकसभा में जो वित्तीय कामकाज है उस पर 18 घंटे टोटल खर्च किया गया और जबकि जो बजट है उस पर 16 घंटा चर्चा किया गया। जो पिछले बजट सत्रों में अगर वित्तीय कारोबार पर चर्चा देखें तो औसतन 55 घंटे की चर्चा हुई है। राष्ट्रपति के जो भाषण हैं उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो 11 शार्ट ड्यूरेशन डिस्कस हुआ है। यानी कि छोटी छोटी जो ड्यूरेशन की जो डिस्कस की जाती है वो 11 टोटल हुई है। और 1/2 एन आवर यानी कि 1.5 घंटे की जो प्रस्ताव होता है, धन्यवाद प्रस्ताव, उस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इतना ही हुआ है। उस पर डिस्कशन 1/2 एन आवर। आर्टिकल 93 में ये बात कही गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा था कि जो आर्टिकल 93 है वह जितनी जल्दी हो सके वह लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनेगी। लेकिन लोकसभा की विडंबना देखिए कि 17वीं जो लोकसभा अंत होने जा रही है, अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रही है, अभी तक उसने उपाध्यक्ष को ही नहीं चुना है। तो ये पूरा का पूरा जो इनका बायोडाटा था वो हम आपको लेकर हाजिर हुए। वहाँ पर इनकी बायोडाटा में क्या है क्या नहीं है उसको आप लोग आर्टिकल का जो डाटा वाला पॉइंट है वहाँ से आप लोग इसको कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं। आप लोगों के पास पेपर होगा, नहीं पेपर है तो नेट से आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूज़ है वो न्यूज़ निकल करके आई है। अभी भारत में क्या हुआ कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, अभी कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए पहली जो वंदे भारत ट्रेन होती है उसको हरी झंडी दिखाई गई। और यह जो हरी झंडी दिखाई गई, सबसे पहली चीज़ कि गुवाहाटी जो असम का इलाका है उसमें 400 किलोमीटर की जो दूरी है, ये गुवाहाटी असम को न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में जहाँ पर है वहाँ तक जोड़ेगी। और इसमें जो यात्रा का समय है 5.5 घंटा है। यानी कि जो अदर ट्रेनें लेती थी वो 6.5 घंटा लेती थी असम। और इसके अलावा जो और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और बातें कही गई वो कि जो असम है, असम से लेकर के मेघालय तक जो रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया है 425 किलोमीटर का किया गया है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम की जो राजधानी है देश के सभी हिस्सों से जोड़ा जाएगा उस राजधानी को।
इसके बाद यहाँ पर और भी बातें निकल कर के आई, और वो बातें क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। जो हाई स्पीड जो वंदे भारत की ट्रेन है उस तो आपको पता होगा, वो हाई स्पीड की ट्रेन है, लो टाइम लेती है, विद्युतीकरण होने से पोल्यूशन फ्री हो जाएगा, और अगर तमाम जो सेक्टर्स हैं वो जुड़ेंगे तो यात्रा पर्यटन यानी कि टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। जो वंदे भारत विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी वंदे भारत लेकर के चलेगा, माँ कामाख्या को जोड़ेगा, काजीरंगा मानस नेशनल पार्क, पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, टूरिज्म, शिलांग, चेरापूंजी, तवांग, पासीघाट, ये अरुणाचल प्रदेश में है दोनों, इसको दोनों को लेकर के जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है इस परियोजना से हर सेक्टर्स में कहीं न कहीं जो बात है वो निकल कर के आ रही है, रोज़गार के लिए, टूरिज्म के लिए। एक तरीके से बेल परियोजना आप इसको कह सकते हो, एक अच्छी परियोजना का एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि इससे रोज़गार और हरित विद्युतीकरण, सबसे बड़ी चीज़ की जो विद्युतीकरण है वह भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक अभी कल जो है भारत के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन रहा, और क्यों रहा, क्योंकि जो GSLV रॉकेट है, वह GSLV रॉकेट जो नेविगेशन सेटेलाइट है, नेविगेशन सेटेलाइट जो NVS-01 नेविगेशन सेटेलाइट, यह 1232 किलोग्राम का था, उसको भूस्थानिक कक्षा में यानी जियो सिंक्रोनाइज जो ट्रांसफ़र ऑर्बिट होता है उसमें उसने स्थापित किया। GSLV F-12 में, यह GSLV F-12 के बारे में है। इसकी जो 15वीं फ़्लाइट है इंडिया की, ये जो GSLV F-12 कल भेजा गया, ये इन भारतीय GSLV की 15वीं फ़्लाइट है, और इंडिजीनियस यानी स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ 9वीं फ़्लाइट है। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है कि एक ठंडा इंजन जो क्या कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर वर्क करता है, यानी कि एकदम निम्न तापमान पर वह इंजन वर्क करता है। यह जो ऑपरेशनल फ़्लाइट थी इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज की, वो 6ठी थी। अब इसके बाद यहाँ पर NVS के विषय में बात की जा रही है। NVS को लेकर के बात की जा रही है कि NVS जो सैटेलाइट भेजा गया उसके विषय में यहाँ पर क्या निकल कर के बातें आती हैं। जो NVS है, पहली चीज़ कि जो उसने किया है, यानी कि जो उसमें सैटेलाइट हैं, जो बांड हैं, वो L1 L5 इस बांड्स को लेकर के गया है। फर्स्ट टाइम इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉकवाइज जो इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने सीधा कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो यहाँ पर स्वदेशी घड़ी का यूज करके हम लोग बहुत ही खुश हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ वाला पेज था, जो न्यूज़ था, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर के आई। अब यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो न्यूज़ एंड आर्टिकल एनालिसिस का पार्ट होता है वो कंप्लीट हुआ। अब ऐसा कोई न्यूज़ जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, और जो भी न्यूज़ आगे निकल कर के आएगा वो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग जितना लाइक हो सके उतना लाइक करिएगा, शेयर हो सके शेयर करिएगा, सब्सक्राइब हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा। और आपको जहाँ भी कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। और इसके अलावा NCERT में जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके सीधा पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो आपका आर्टिकल था वो कंप्लीट होता हुआ। अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।